के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। दिल्ली में लोकसभा की वक्फ परीक्षा के बाद सरकार ने राज्यसभा में भी वक्फ की परीक्षा पास कर ली है। जी हां, राज्यसभा में लंबी बहस और विपक्ष के हंगामे के बावजूद भी वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। विधेयक के समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष की लंबी बहस के बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल को पारित कर दिया गया है, जिसके बाद से पक्ष के नेताओं में खुशी का माहौल है तो वहीं विपक्ष के नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी ने भी वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ये कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब पहली बार वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और अब जब बिल पारित किया गया है उसमें बहुत सारे बदलाव है। अगर हमने किसी के सुझाव नहीं माने होते तो ये विधेयक पूरी तरह से अलग नहीं होता। कल को ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया है, और ऐसा भी बाहर नहीं फैलाना चाहिए कि सबका बात मैंने नहीं सुना या सरकार सुनता नहीं है, ये भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब ये बिल इनिशियली ड्राफ्ट हुई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ओरिजिनल आप ड्राफ्ट को देखेंगे और आज जब फाइनल ड्राफ्ट ये अमेंडमेंट बिल हम पास कर रहे हैं उसमें कितने चेंजेस लाए हैं। अगर हम नहीं सुनते, अगर हम जो ड्राफ्ट किया वही पारित करता, किसी का सुझाव को हम मंजूर नहीं करता, तो बिल का पूरा स्वरूप ही अलग होता। हम तो सुनने वाले लोग हैं, चर्चा करके सबका सुझाव को समावित करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए शुरू का ड्राफ्ट बिल और आज जब फाइनल राज्यसभा में पास कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है। साथ साथ जेपीसी में जो लोग मेंबर हैं वो खुद जेपीसी में बैठ करके आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनका बात नहीं सुना गया। ठीक है, आप जितना चाहते हैं उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन मेजोरिटी जेपीसी में भी मेजोरिटी ने अगर पारित किया है तो सर हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं, और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। और आपने कलेक्टर का जब रोल होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विवाद होता है तो कलेक्टर देखता है, फिर भी आपने कहा कि कलेक्टर को खुद मत रखिए। जब सरकारी जमीन का कोई विवाद होता है वक्फ बोर्ड के साथ, तो कलेक्टर खुद अपने केस का फैसला नहीं होना चाहिए, वो भी आपके कहने पर कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी को बनाया। ये भी आपका जेपीसी का मेंबर्स का रिक्वेस्ट है। जब आप डिटेल पोर्टल में फाइल करता है तभी आपने मांगा था कि इसका एक्सटेंशन टाइम दिया जाना चाहिए। हमने आपने जैसे सुझाव दिया हमने माना है, और अनरजिस्टर्ड वक्फ को एनफोर्स करने के लिए जो 6 मंथ्स टाइम दिया उसको एक्सटेंड करना चाहिए, आपने मांग किया, वो हमने माना है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो रेट फाइनलाइज करना है मुतावाली का, वो फिक्स करने के लिए आपने कहा, वो हमने किया है। 3 मेंबर होना चाहिए ट्राइब्यूनल में, वो भी जेपीसी का रिक्वेस्ट है, हमने माना है। उसका कई और है, मैं समय को बचाने के लिए इतना ज्यादा पढ़ के नहीं बताना चाहता हूं। हमारा बिहार का साथी उपेंद्र कुशवाहा जी ने आखिरी में जो पॉइंट बोला उसको जोड़ते हुए कि मैंने सुबह सर जब ये
बिल पेश किया था तब बहुत डिटेल से मैंने बताया, हालांकि मैं 1 घंटे से थोड़ा कम बोले, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मेरा बात को ध्यान से सुनिए और बाद में मेरा कहने के बावजूद भी आप जबरदस्ती चीज को मत दौड़ाइए, मैंने कहा था। फिर भी अध्यक्ष महोदय फिर दोहराया गया है। हमने कहा कि सेंट्रल वर्क काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने का बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वर्क बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। तो इतना स्पष्टता के साथ पूरा आपके सामने में बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज को बोलते रहे। एक एक नाम लेकर के मुझे बोलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन समय के चलते मैं क्या करूं सर, नहीं तो एक एक हमारे माननीय सदस्यों का मैं सटीक जवाब देने के लिए उत्सुकता से मैं बैठा हुआ था, लेकिन 12 बजे के बाद धीरे धीरे मुझे भी लगा कि शायद इतना सुनने का क्षमता नहीं होगा, मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन सर सिर्फ मैं आज बड़ा जो 2-3 पॉइंट है सिर्फ वही मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा बड़े बड़े वकील भी आए, अच्छा लगा आज सुनने के लिए बैठे हैं। एक एक तर्क को मैं अगर जवाब देता तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बड़ा पॉइंट था, जवाब देने का मन था, लेकिन इतना किस को मैं जवाब दूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिल सिर्फ परेशान करने के लिए लाया गया है। साथ ही कहा कि इस बिल को लेकर सरकार का इरादा ठीक नहीं है, अंबानी अंडानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृह मंत्री अमित शाह से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें, इसे प्रेस्टीज इश्यू ना बनाएं। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है, संविधान के खिलाफ है। Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. धन्यवाद सर, मुझे आपने विशेष मौका दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी ये किस्मत अच्छी है कि सुनने के लिए गृह मंत्री भी यहाँ है, लेकिन गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं कि आपके नो वो तो सुन रहे हैं। ऐसा रहता है, एक आंख सुनने का है, एक आंख देखने का, कान, तो वो उसमें तो सब तरफ देखते रहते हैं। नहीं तो होम मिनिस्ट्री चलाते कैसा, लोगों को ईडी में डालते कैसा, सीबीआई कैसा चलाते हैं, ये सब बहुत उसमें तो मैं ही रहे हूँ। सर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, घंटों से आपने मेरे को जो भी 10-15 मिनट दे दी है उसमें मैं ख़त्म करता हूँ। सर ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए, और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, हर अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन का, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया, ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से, और बिल को पास करना भी है आपको,
तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं, और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, सॉरी लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में? इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए? इसका मतलब यह है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का यानी दान का बिल है, ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। ये जो दान देता है या कोई इसको डोनेट करता है, वो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप करने के बजाय इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज के हकूक है उस हकूक को छीनने की कोशिश एक तरफ किए हैं, और दूसरी तरफ अभी कई वक्ताओं ने उधर से जो भी बोलते हैं पसमिंदा उनको और महिलाओं को ठीक करने के लिए, भाई ठीक है, लेकिन मैं आपका ये क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, यानी आपके डिपार्टमेंट माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट को आपने कितने पैसे अलॉटमेंट किया माइनॉरिटीज के लिए और कितना खर्च किया, और ये इसके आधार पर अगर मैं कहूं और रखूं आपके पास, आपको भी ताजुब होगा। सर, एक 18,274 करोड़ रुपए इन्होंने अलोकेशन किया 5 साल, जिसमें 3,574 करोड़ खर्च नहीं हुए। ये इनका गरीबों के वास्ते जो उनका जो सोच है इससे मालूम होता है। और उसमें और भी बजट कम करते 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 गए। 1920 में 4,700 और 2020 में 2019 हाँ 2019-20 तो उसमें इन्होंने 4,700 करोड़ रखा था, वो भी खर्च नहीं करे। 194 करोड़ उसमें बाकी रखे। 2021 में 4,005 तो उसमें भी फिर अनस्पेंट मनी 6 करोड़। 21-22 में 4,346 में 21 करोड़ बाकी अनस्पेंट। 22-23 में 2,612 फिर 1,775 अनस्पेंट। फिर 23-24 में 2,608 और अनस्पेंट 1,576। टोटल 18,274 में 3,574 अनस्पेंट मनी। एक तो 4,700 से घटाते घटाते आप 2,608 करोड़ पे आए। क्या यही है आपका? माइनॉरिटी के साथ, गरीबों के साथ हम भलाई करेंगे? क्या भलाई? एक तरफ बजट काट रहे हो, दूसरे तरफ 250 बजट को आप खर्च नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये
इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। ये ऐसा ही अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जमा करके इसका एक लैंड बैंक बना के क्या किस बड़े ने बिजनेसमैन को देते, कॉरपोरेट को देते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया। अब गवर्नमेंट का ही बेच रहे हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं। अब ये तो छोड़िए, मुफ्त में मिला तो सबको खिलाएंगे बफे सिस्टम के जैसा, जो पहले आएगा वो खा लेगा। तो अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिलाएंगे। तो सर ऐसा ही अब किरण रिजिजू ने बफे सिस्टम रखा है, तो वहां पर जो पहले जाएगा वही अच्छा खाना खाएगा। लास्ट में अगर हम पहुंचेंगे कुछ भी नहीं रहेगा। ये ऐसा ही है इनका। तो ये अरे से सबने खिलाया, उसके बाद ये सुन के बड़ा दुख होता है सर। एलओपी अगर बोल रहे हैं तो सर इस तरह बीच में डिस्टर्ब करना चाहिए सर। और एक सब गवर्नमेंट पहले की प्रोविजन जो था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ रिमेन्स वक्फ, ये था सर। अब क्या कर दिए हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड वक्फ। The district collector will determine ownership in case of uncertainty and update revenue records who reports to the state. ये कैसा करेगा साहब कलेक्टर, क्योंकि वो रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यू लैंड्स उनके हाथ में रहते हैं। और वही अगर वहां पर बैठे इस पे न्याय करने के लिए, नेचुरली कलेक्टर अपने फेवर में करेगा, ना कि वक्फ बोर्ड के फेवर में करेगा। तो इसीलिए इसको देखना चाहिए, जो जजमेंट देने वाला है और वो खुद ही पार्टी है। ये सारी चीजें इसमें है। और दूसरी बात, पहले एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल मस्ट बी मुस्लिम। अब क्या किया, एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल नीड नॉट बी मुस्लिम्स एंड 2 members मस्ट बी नॉन मुस्लिम। क्यों नॉन मुस्लिम्स को इसमें ला रहे हैं? क्या नहीं साहब, मैं पूछता हूं, तिरुपति में जो वहां पर ट्रस्ट है, उसमें आप किसी मुस्लिम को डालते हैं? या राम मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को डालते हैं? मुस्लिम तो छोड़ो, मैं हिंदू हूं, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्टी में नहीं रखते हैं आप। किसी भी इतने मंदिर, इतने ये है, किसी में भी शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए नहीं। इसीलिए तो मैं स्पेशल लिख के आपसे मांग, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता और 5 मिनट 2 मिनट बोल लूंगा, खत्म कर। तो क्या, अरे भाई सर, ये देखो, ये लखनऊ के है और इनके सब नेबर्स मुस्लिम है। कम से कम इन्हों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्हों तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो तहजीब का सबसे बड़ा वो रहता है सर ये। और अब क्या कर दिए कि मुसलमानों को निकाल दिए, नॉन मुस्लिम्स को डाल रहे। क्या यही चीज हिंदुओं के लिए करते हैं? क्या यही चीज सिखों के लिए करते हैं, जैन्स के लिए करते हैं? ये बुद्धिस्ट में आज वो डिवाइड कर दिए। अरे हर जगह की जो जिस फेथ में विश्वास रखते हैं उस फेथ के लोगों को ही वहां मेंबर बनाया जाता है। तो वहां पर क्यों बुद्ध गया में आज झगड़ा चल रहा है और बुद्ध गया में वो बौद्धिस्ट लोगों को आप वापस दो, ये कहना दुनिया के लोगों का है, सिर्फ इस देश के लोगों का नहीं है। जापान, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब बोलते हैं। तो वहां पर आप
न्याय नहीं देते, सब दूसरों तरफ आप घुस रहे हैं हर चीज में, और मुसलमानों को तंग करने के लिए हर चीज में आप हाथ डाल रहे हैं। और तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उमन एटलीस्ट 2 पहले ही थे, अब आपने कौन सी ऐसी बहादुरी की या कौन सा ऐसा किया कि इसमें महिलाओं को हम 2 डालें? लेकिन वो भी क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स कुड बी सिग्निफिकेंटली हायर, पोटेंशियली इवन फॉर्मिंग द मेजॉरिटी। तो ये चीजें जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है, इससे झगड़ा नहीं, इसमें देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब, आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, थैंक यू मिट्टी से फिर उठते हैं, थैंक यू सर, फिर ग्रो होते हैं, फिर आपको ही ये सुलझाना पड़ता है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल की बहस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2013 में इस बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी तब उसमें 13 सदस्य थे, मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक ये नहीं कि आपकी ही बात माने, वाद विवाद तर्क पर होगा। रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना, मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष के तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है, ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं, और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 36 मीटिंग्स हुई। मैं जगदम्बिका पाल जी से बातचीत कर रहा था तो मोर देन 200 आवर्स हैव बीन स्पेंट ऑन द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक्टिविटीज, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अब ये 200 आवर्स what processes were adopted? अभी हमारे नासिर साहब कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग नहीं हुई या डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं डिस्कशन क्या होता है, आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, यही डिस्कशन होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एग्री टू एवरीथिंग व्हिच यू से।
तो इसलिए, और आपके जमाने में 2013 में ओनली 22 मीटिंग्स टुक प्लेस। हमारे रिजू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर, इन्होंने तो बताया लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, वो उस समय तो जम्मू कश्मीर ही था, एक ही था, श्रीनगर जम्मू ले, वहां आप गए। और हमारे जगदम्बिका पाल जी सारी कमेटी को लेकर के 10 स्थानों पर गए, 10 राज्यों में गए। और अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं तो 284 स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टिसिपेशन हुआ डिबेट में। और आपके जमाने में, यूपीए के जमाने में 18 स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई थी। नाउ जस्ट इमेजिन, कहां 284 और कहां 18, कहां सरसरी तौर पर डिस्कशन हुआ और कहां गहराई से डिस्कशन हुआ। कौन से पैमाने हैं जिन पैमानों पर हम खड़े ना उतरे हो। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 25 स्टेट्स के वर्क बोर्ड के साथ बातचीत हुई, 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत हुई, 5 माइनॉरिटी कमीशंस के साथ बातचीत हुई, और सैकड़ों एमएलएज, एमपीज और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। अब इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन क्या हो सकता था। ये बिल अब दोनों सदनों में पारित हो चुका है। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस बिल को पारित होने से विपक्ष नहीं रोक सका है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बिल के परिणाम क्या निकलेगी। जिन जिन चीजों का सरकार इस बिल को लेकर दावा कर रही है, क्या वो सारी सच्चाई इस बिल के माध्यम से दिखेगी, ये तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।